अब मैं नया सब्जेक्ट आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स 1 बाय 1 डिटेल स्टेप वाइज मैं कवर करूँगा। टीचिंग ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगी। डिटेल कंसेप्ट तो लिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ने, जो आगे टॉपिक्स आएंगे उसमें ढेर सारी स्टेप्स होती है और एग्ज़ाम में कभी कभी स्टेप्स भूल जाते हैं, तो वहाँ पर मेमोरी कोड्स या फिर कैसे स्टेप्स याद रखना है वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, फिर आप उसी से डेवलप होके आप अपनी मेथड जनरेट कर सकेंगे। तो फिर चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी आइडिया जो अपने को पता रहना चाहिए वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये जो है ये कंसेप्ट मैं थोड़ा शॉर्ट में जो कि टॉपिक में अपने को लगने वाला है यही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें और डिटेल जो मैंने नोट्स में कवर किया है जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसी में का जो मेन कंसेप्ट है ये मैं यहाँ पे बताऊँगा भी। ग्रेड ऑफ स्टील, एक ग्रेड ऑफ स्टील, दूसरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसके बारे में आइडिया रहना चाहिए। तो ग्रेड ऑफ स्टील में स्टील की ग्रेड्स, बेसिकली ग्रेड्स जो है ये स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ क्या है? FE 415, ये जो स्ट्रेंथ है एज पर IS 1786 उसके अनुसार मैंने दी है। अभी क्या हुआ है कि स्टील ये TMT आ रहा है अभी, ओके। पहले माइल स्टील और HYSD जिसको टॉर्च स्टील भी बोला जाता था ये थे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो रेगुलर प्रैक्टिस है ये TMT यानी थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ये TMT। सो ये सब TMT की ग्रेड्स है। 415 रिप्रेजेंट करता है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, ओके। सो 415 रहेंगी। इसका इलांगेशन जो है ये मिनिमम 14.5 रहना ही चाहिए, ओके। मिनिमम वैल्यू है ये, इसके ऊपर रहेगा थोड़ा, लेकिन ये लास्ट लिमिट 415। FE 415, FE स्टैंड्स फॉर फेरस, FE यानी फेरस, ओके, आयरन फेरस। ये नंबर जो है ये यील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये D स्टैंड्स फॉर डक्टिलिटी। अगर D लिखा है इसका मतलब ये दोनों में कंपेयर करते हैं तो ये मोर डक्टाइल है, यानी इलांगेशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो आप देखो 14.5 दूसरा इलांगेशन है 18%, यानी अगर गॉज लेंथ लेते हैं, ये मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया था गॉज लेंथ वगैरह और कैसे ये इलांगेशन निकालना है, ओके। डेल्टा L बाय L, जितना इलांगेशन डेल्टा L निकलेगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज परसेंटेज, ओके। ये 500 अगर है तो उसके लिए क्या है 500D, यहां लिखा है मोस्ट प्रीफर्ड, ओके। वो देखते 550 इसका इलांगेशन, फिर इलांगेशन देखो आप। तो इलांगेशन की वैल्यू अगर अपन कंपेयर करते हैं तो आप देखो ये 14 है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू विदाउट D ये 12, बाद में 10 और ये 10। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ही ग्रेड बढ़ रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो उस वक्त इलांगेशन उसका कम हो रहा है। वैसे ही अगर कंपेयर करते हैं तो ये 18 D के लिए मोर डक्टाइल के लिए, बाद में ये है 16 और यहाँ पर है 14.5, ओके। और ग्रेड जो है 415 टू 600 में D नहीं है, ये MCQ क्वेश्चंस, ओके। अब ये मोस्ट प्रीफर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलांगेशन जो है स्ट्रेंथ भी ठीक है 500 और इलांगेशन 16% मिल रहा है, यानी ठीक है, अच्छा है। इससे अगर हायर ग्रेड पे चले जाते हैं
तो इलॉन्गेशन की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं। इलॉन्गेशन कम यानी डक्टिलिटी कम, इलॉन्गेशन ज़्यादा यानी डक्टिलिटी ज़्यादा। अगर मोर डक्टाइल रहा तो स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल रहेगा, इलास्टिक रहेगा। अगर स्ट्रक्चर इलास्टिक रहता है तो अर्थक्वेक के टाइम वो काम में आता है। ओके, तो मोर डक्टाइल स्ट्रक्चर कभी भी प्रीफेयर करते हैं, क्योंकि कंक्रीट के साथ में आप स्टील डालने वाले हैं और कंक्रीट इज बीटल, तो कंक्रीट बीटल और स्टील भी अगर ब्रिटल टाइप का अगर यूज़ करते हैं, अगर कास्ट आयरन यूज़ कर लिए वो ब्रिटल, तो स्ट्रक्चर ये ग्लास के जैसा कब टूटेगा पता ही नहीं चलेगा, विदाउट इंफॉर्मेशन इट विल फेल, है ना। वैसा नहीं होना चाहिए। तो डक्टिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्टील जो है ये डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है आरसीसी में। तो वहाँ पर बार अगर Fe 500D यूज़ करते हैं तो मोस्ट प्रिफेयर्ड रहेगा वो अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, सिस्मिक जोन के लिए या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब देखते हैं एज पर IS 456 456 2000 इन्होंने क्या ग्रेड दिए। 250 माइल स्टील, ये माइल स्टील पहले आरसीसी में यूज़ किया जाता था, आजकल यूज़ नहीं करते हैं। ये सिर्फ ग्रिल विंडो वगैरह बनाने के टाइम में वो जो अपने को सरिया मिलती है स्क्वायर बार, नॉर्मली पहले राउंड बार आते थे, अभी राउंड बार भी दिख नहीं रहे, स्क्वायर बार रहते हैं, वो ग्रिल के लिए यूज़ करते हैं, वो है माइल स्टील। उसका ग्रेड होता है Fe 250 और इलांगेशन काफ़ी होता है 23%। 415 वो ट्विस्टेड टाइप के बार होते थे ऐसे टॉर स्टील, ताकि बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी हो, बॉन्ड इंगित करे। अब TMT में देखो आप, थोड़ी इरेगुलरिटीज रहती है, ट्विस्टेड रहते हैं, तो उससे क्या है कि कंक्रीट के साथ में ग्रिप अच्छी बन जाती है, तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है। तो HYSD ये थोड़ा सा इससे इम्प्रूव है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और लेकिन इलांगेशन कम है। ओके, और 500 तक था उसका इलांगेशन दिया है और 550 10। ये बार अभी यूज़ नहीं होते हैं, बार अभी TMT यूज़ होते हैं। TMT का मेन पर्पज़ ये है कि स्ट्रेंथ भी अच्छी मिल रही है और स्ट्रेंथ के साथ साथ इलांगेशन ये ज़्यादा मिल रहा है और स्ट्रक्चर मोर डक्टाइल बनता है एज कंपेयर टू ये टॉर या HYSD। अब ये TMT में क्या होता है, जो बार TMT आपने देखा होगा, उसमें ऊपर का जो कवर है बार का ही ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है और अंदर वाला जो है ये सॉफ्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये प्रोसेस जो बनती है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट में ही वैसे बनता है, अंदर का सॉफ्ट मटेरियल और ऊपर वाला जो है ये थोड़ा हार्ड रहता है। अब ये डक्टिलिटी इफेक्ट, ये कौन सा केमिकल एजेंट है, कार्बन। कार्बन परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा लेकिन डक्टिलिटी कम। कार्बन परसेंटेज अगर कम है तो डक्टिलिटी ज़्यादा मिलेंगी, स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। तो कार्बन का जो परसेंटेज यूज़ किया जाता है ये यहाँ पर 0.3% कार्बन और इसमें होता है 0.25% कार्बन। अब ये जो वैल्यू है 0.3 और 0.25 यही बंच सब जगह है, यानी D जहाँ पर है डक्टिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर 0.25 यानी कार्बन कम, और D नहीं है, सिंपल है। ओके, तो ये डक्टाइल नहीं है इस एज कंपेयर टू दिस वन, है ना, तो वहाँ पर कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, दैट इज 0.3। तो वही सेम यहाँ पे भी जो है ये 0.3, 0.25, 0.3, 0.25 ऐसे, और वही 0.3। ओके, समझ में आ गया। देन वी गो फॉर ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट के ग्रेड्स कौन से? ऑर्डिनरी ग्रेड, 3 ग्रेड होते हैं। ऑर्डिनरी एक, दूसरा है स्टैंडर्ड, तीसरा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट या हाई ग्रेड कंक्रीट। M10 से शुरू करते हैं ऑर्डिनरी में, M10, M15, M20, तो कितने ग्रेड हो गए उसमें? 3 ग्रेड।
5 के मल्टीपल में वो बढ़ता है। ओके, स्टैंडर्ड ग्रेड जो है ये शुरू होता है 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। ओके, तो ये टोटल गिनेंगे तो ये बनती है 7। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड ग्रेड में कितने ग्रेड्स है? 7। हाई स्ट्रेंथ में कितने हैं? अब हाई स्ट्रेंथ कहाँ से शुरू होता है? इसके बाद, तो 55 के बाद 60, 65, ऐसा करते हुए 80। ये टोटल अगर जोड़ देते हैं इट इज़ 5। अब ये टोटल देखेंगे आप, देखो ये 60 है, 65, एक 70 रहेगा, 75 रहेगा बीच में, और बाद में 80। गिनो आप, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रेड। वैसे ही यहाँ पर ये 30, दूसरा आएगा 35, 40, 45, 50 और 55। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 ग्रेड्स ऐसे पूछा गया है, बाकी कुछ नहीं। देन नाउ, अब क्या हुआ है, लेटेस्ट आईएएस जो है 456, इन्होंने स्टैंडर्ड ग्रेड ये 55 के जगह थोड़ा सामने लेके गए। यानी यहाँ पर पहले M55 तक था, लेकिन अब नेक्स्ट ग्रेड जो है, जो हाई स्ट्रेंथ में था, उसको भी इधर में मर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर फिर ग्रेड कितने हो जाएंगे? 8, और यहाँ पर ग्रेड हो जाएंगे 4, एक कम हो गया इधर। ओके, हाँ, तो ये लेटेस्ट आईएएस का एक नया अमेंडमेंट 2013 में जो 456 2000 था, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है, एक एडिशन दी गई है 2013 में। उसमें ये चीज़ की गई है कि ये M60 जो है इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दिया है कि M60 भी स्टैंडर्ड ग्रेड में गिना जाएगा। ओके, अब ये जो IS 456 है सारा 456 2000, ये अप्लीकेबल सिर्फ यहाँ तक ही है। M55 तक ही टेबल वगैरह सब दिए हैं, तो इट इज़ अप्लीकेबल फॉर M55। और पहले पुराने IS में M15 ग्रेड से स्लैब भी बनते थे। अभी IS ने M15 ये टोटली डिस्कार्ड कर दिया है। RCC के लिए प्लेन कंक्रीट अगर बनाना है, प्लेन कंक्रीट 1 to 4 का कंक्रीट बना दिया, बस, उसमें कोई स्टील वगैरह नहीं, तो M15 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर RCC स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें M15 ये तो नहीं, फिर ये वाले डिस्कार्डेड है। अभी IS ने सिर्फ ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। स्लैब, कॉलम, बीम जो भी बनाना है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वी शुड हैव टू यूज M20, M25, 30 जो भी है, लेकिन मिनिमम ग्रेड फिक्स किया है M20 एज पर लेटेस्ट IS, ये IS 456 2000। ओके, पहले M15 में भी स्लैब, बीम, कॉलम बनाए गए हैं। ओके, नाउ मिनिमम ग्रेड एज पर एक्सपोजर कंडीशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता रहना आवश्यक है, और ख़ास करके MCQ में तो ये आता ही है, लेकिन अपने को भी पता रहना चाहिए डिस्क्रिप्टिव वालों को। एक्सपोजर कंडीशंस क्या होती है? टोटल 5 कंडीशंस। 1 माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, दूसरी मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। अब ग्रेड्स कौन से यूज़ करना है? इसके साथ में वाटर सीमेंट रेशियो की भी वैल्यू है फिक्स, उसके ऊपर नहीं। उसके बाद मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ये भी IS ने दिया है, वो मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, वो नोट्स में है, और ऑलरेडी कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर भी ये डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर RCC के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज डिटेल जो है ये नोट्स में और कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये दोनों जगह पर अवेलेबल है, सेम चीज़ें। अब देखो, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन यानी क्या? नॉर्मल, जो बीम, स्लैब, कॉलम बनाते हैं अपन नॉर्मल कंडीशन में, वो होता है माइल्ड एक्सपोजर, अच्छा एटमॉस्फेयर है।
M20 यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर फाउंडेशन है तो क्या होता है कि सॉइल थोड़ी सी सॉल्टी एग्रेसिव रहेगी थोड़ी सी, तो वहाँ पर IS रेकमेंड करता है कि M25 यूज़ करो, मॉडरेट अगर है तो। ओके, सीवियर है, अगर सीवियर है तो सीवियर कहाँ पर, सीवियर एक्सपोजर हेवी ट्रैफिक है, या तो फिर सी है कोस्टल एरिया। ओके, कोस्टल एरिया में सॉल्ट ज़्यादा रहता है, तो उस जगह पर यूज़ करना होता है M30। वेरी सीवियर है, बहुत ज़्यादा, एकदम एग्रेसिव सॉइल है, सॉइल में जो कंपोनेंट्स है जहाँ पर फाउंडेशन अपन कर रहे हैं वो बहुत ही एग्रेसिव है, रिएक्टिव है, कंक्रीट को ज़्यादा एसिड या ज़्यादा अल्कलीज प्रोवाइड करेंगी और कंक्रीट गेट डिटोरिएट, तो डिटोरिएट हो सकता है, खराब हो सकता है, हनीकॉम्ब बना देगा। तो उस एग्रेसिव अगर सॉइल है तो वहाँ पर M35 यूज़ करना चाहिए। एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा अल्कली और एसिड, ये दोनों में से कोई भी रह सकता है। ओके, तो ये आती है कंडीशन सेप्टिक टैंक, और दूसरा है कोरोजिव एरिया। ये दो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड या अल्कली हो, उस केस में जो कंक्रीट यूज़ करना है ये M40 यूज़ करना है। सो दीज आर एक्सपोजर कंडीशन एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज। ये याद करना बहुत ही सिंपल है। अब देखो ग्रेड कैसे रहे, एक्सपोजर कंडीशन क्या है, माइल्ड, बाद में मॉडरेट, सीवियर, मोर सीवियर या वेरी सीवियर, बाद में एक्सट्रीम। ये 5 हो गए याद। अब ये 5 इधर में 20 मिनिमम ग्रेड 20 से 5 से मल्टीपल में चले जाओ, 20, 25, 30, 35, 40 हो गए, 5 को 5 तो याद रह जाएंगे। ओके, नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बार बार यूज कर चुके हैं स्ट्रक्चर में अपन। ओके, तो ये कंक्रीट के लिए पहले देखते हैं, बाद में स्टील के लिए। कंक्रीट के लिए शॉर्ट टर्म, अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैंने बताया है, जहाँ पर क्रीप और श्रिंकेज इसका इफेक्ट नहीं लिया, कोई क्रीप नहीं, श्रिंकेज नहीं, फ्रेश कंक्रीट है, तो ये शॉर्ट टर्म। कुछ सालों बाद क्रीप और श्रिंकेज का इफेक्ट आएगा, बराबर है, तो वो लॉन्ग टर्म में चले जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में कंक्रीट के लिए यंग्स मॉडुलस ECNA यंग्स मॉडुलस फॉर कंक्रीट IS ने दिया है फार्मूला, ये है 5000 मल्टीप्लाई बाय √FCK। FCK यानी यील्ड स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। पुराने IS में, ये IS जो चेंज हुआ है 456/2000 में, उसके पहले यही फार्मूला यहाँ पर था 5700 और √FC फार्मूला सेम था, सिर्फ 57 था। तो ये दोनों भी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल यही है। लेकिन MCQ में कैसे पूछेंगे और IS कोड ऊपर में अलग दिया जाएगा, पुराना IS, तो फिर वो भी पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। अब लॉन्ग टर्म के लिए कैसे निकालना ये मैंने प्रीस्ट्रेस में बताया है। अब यही है, ये EC की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्रीप का इफेक्ट लेना है, क्रीप और श्रिंकेज, क्रीप और श्रिंकेज, और कुछ सालों बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ ये स्पेशली डिपेंड करती है यंग्स मॉडुलस। जिस चीज़ का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब अगर स्ट्रेंथ कम हो रही है क्रीप और श्रिंकेज की वजह से कुछ सालों बाद, तो यंग्स मॉडुलस कम हो रहा है। अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसको कम करने के लिए एक तो माइनस करो, या तो उसको कोई टर्म से डिवाइड करो। डिवाइड करते समय ध्यान में रखना है वो वैल्यू 1 से ऊपर रहना चाहिए। अगर डिवाइड किसी चीज़ को 0.9, 0.7 से करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाएंगी, बराबर है। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज़्यादा रहना चाहिए डिवाइड करने के लिए। तो ये जो वैल्यू है शॉर्ट टर्म की, उसको डिवाइड करेंगे 1+। अब ये वैल्यू यहाँ पर कितनी भी लेंगे तो भी 1 से ज़्यादा ही रहेंगी,
तो ये वैल्यू जो है नेचुरली कम हो जाएंगी। ये है लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस। ओके, अब ये फाई क्या है, तो क्रीप कोएफिशिएंट, ये वैल्यूज अवेलेबल है आईएस में। ये वैल्यू पुट कर दो तो कुछ सालों बाद जो है उसके हिसाब से वो टेबल दिया है, तो ये वैल्यू रहेंगी, उससे डिवाइड करके लॉन्ग टर्म। अपने को ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, अपने को यही मेन काम का है। जब भी लगेगा ये लगेगा। देन अब ये मॉडुलस जो है ये कैसे निकालते हैं, ये जो फार्मूले वगैरह डेवलप हुए थियरी, उसके पीछे क्या है, तो टेंजेंट एंड सेकंड मॉडुलस। ओके, इसकी भी मैंने थियरी दी है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये होता क्या है, अब ये जो है स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकाल लेंगे, तो मैंने ये बना लिया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कंक्रीट को अंडर यूटीएम टेस्ट करो, कंक्रीट क्यूब को या सिलेंडर को टेस्ट करो, लोड लगाओ और इलांगेशन या चेंज इन लेंथ गिनो। लोड लगाओ, चेंज इन लेंथ गिनो, लोड लगाओ, चेंज इन लेंथ गिनो। चेंज इन लेंथ से डेल्टा एल मिलती जाएगा और लोड से पी बाय ए करेंगे तो स्ट्रेस मिलेगा, है ना। तो अपने को लोड जैसे ही लगाएंगे ये P डिवाइडेड बाय ए, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाय ए मिलेगा, एक वैल्यू। दूसरी चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल से अपने को स्ट्रेन मिलेंगे, ये 1 करस्पॉन्डिंग, और लोड बढ़ा दो तो ये मिलेगा सिग्मा 2, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्ट्रेन मिलेंगी। तो स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज अपने को मिलते जाएंगी, बराबर है। उससे फिर कर्व बन सकता है। ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे लिखो, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इधर ई रहेंगी और इससे ये कर्व बनेगा, ऐसे कर्व बनेगा कंक्रीट का। अब ये कर्व बनेगा तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा अपन ले सकते हैं। एफ सी के कितना है देख लो, उसके अलग कैलकुलेशन है, लेकिन फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो 0.33 एफ सी के जो भी कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसको 0.33 से मल्टीप्लाई करो, और ये जो वैल्यू है जहाँ पे कट करेंगी उससे ये लाइन खींच दो। अब ये लाइन का स्लोप निकाल लो, लाइन का स्लोप यानी ये सिग्मा और यहाँ पर ई, ये स्लोप हो गया, और यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। सो दिस स्लोप इज नथिंग बट यंग्स मॉडुलस, सिग्मा बाय ई यानी ये है स्लोप, एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट यंग्स मॉडुलस। ये होता है सेकंड, इसको बोला जाता है सेकंड यंग्स मॉडुलस। दूसरा बनता है टेंजेंट। अब क्या है कि उसी पॉइंट में या यहाँ पर कहीं पे भी एक टेंजेंट खींच लो, ओके, या उसी पॉइंट में टेंजेंट खींच लो। अब ये टेंजेंट का फिर से स्लोप निकालो, ओके। ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए रिकमेंडेड जो है ये सिर्फ सेकंड। ये जो फार्मूला जनरेट हुआ है सेकंड यंग मॉडुलस के हिसाब से जनरेट हुआ है, तो ज़्यादातर हर जगह पे सेकंड यंग मॉडुलस लिया जाता है। ये टेंजेंट यंग मॉडुलस सिर्फ ये थ्योरेटिकल है, क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना परफेक्ट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, और ये सिंपल कैलकुलेशन है, बराबर है। तो ये टेंजेंट ऐसे आएगा, कभी ऐसे निकाल लेंगे, कोई ऐसे निकाल लेंगे, तो उसका स्लोप अलग अलग रहेगा, है ना। तो फिर ज़्यादातर कोड ने यूज़ किया है सेकंड यंग्स मॉडुलस, ये ध्यान में रहना चाहिए। दूसरा स्टील का कितना बार बार ले चुके हैं अपन, ओके। ईएस यंग मॉडुलस फॉर स्टील 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm, ये तो पता ही है, ओके। अब इंडिया में सिस्मिक जोन कितने हैं? सिस्मिक जोन होते हैं 5। अब इसमें इतना भी ध्यान में रखते हैं कि 1 2 3 4 5, 5 में कौन सा सीवियर है? जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा सीवियर, डेडली। तो 5 नंबर वाला जो है ये सीवियर है, जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये जैसा लद्दाख कश्मीर जो बॉर्डर है वो, ये जो है ये जोन 5 यानी ज़्यादा सिक्किम वगैरह जो है वहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये जोन 5वां, और ये ऐसे कम कम है सीवियरिटी। अभी लेटेस्ट आईएस ने यानी 2013 में एक और अमेंडमेंट दिया है, उसमें जोन नंबर 1 जो है ये इसको हटा ही दिया है, जोन ही नहीं है अभी ये 1 नंबर, सिर्फ जोन
2, 3, 4, 5। तो अभी एज पर लेटेस्ट आईएस, लेटेस्ट अमेंडमेंट, देयर आर ओनली 4 जोन, लेकिन नाम उसके 1, 2, 3, 4 नहीं है, ये है 2, 3, 4, 5, 1 को हटा दिया है। ओके, तो इस तरह मैंने ये प्रिलिमिनरी आइडिया यहाँ पर दी है। इसके बाद फिर लिमिट स्टेट मेथड ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये होने के बाद सारा लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्टेट मेथड लिया जाएगा। तो नेक्स्ट पीरियड से अपन देखने वाले हैं लिमिट स्टेट मेथड। ओके।